कुछ दिनों पहले महालक्ष्मी नामक एक महिला जो कि बेंगलुरु में रहती थी, उसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि शायद ही इस दुनिया में अब तक इतनी बेरहमी से किसी की हत्या की गई हो। क्योंकि महालक्ष्मी की सिर्फ हत्या ही नहीं की गई थी, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। दरअसल बेंगलुरु के वैली कवल इलाके में एक 3 मंजिला इमारत थी। उस इमारत में बहुत सारे और भी लोग रहते थे और उसी इमारत में महालक्ष्मी नामक एक महिला भी रहती थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी मकान मालिक को फोन करके बताते हैं कि महालक्ष्मी नामक महिला जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, उसके घर से अजीब सी बदबू आ रही है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि उसका कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मकान मालिक वो एग्रीमेंट निकालते हैं जो महालक्ष्मी और मकान मालिक के बीच बना था। क्योंकि उस एग्रीमेंट बनाने के समय महालक्ष्मी ने अपनी मां और बहन का पता और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सके। मकान मालिक वो कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन करता है और महालक्ष्मी की मां से बात करता है और महालक्ष्मी की मां को ये बताता है कि महालक्ष्मी का घर दरअसल काफी दिनों से बंद आ रहा है और पड़ोसियों के मुताबिक उसके घर से एक अजीब सी बदबू भी आ रही है। इतना सुनते ही महालक्ष्मी की जो मां होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी की मां बताती है कि महालक्ष्मी से उसकी करीब 19 दिनों से बात नहीं हुई है। इसके अलावा महालक्ष्मी का फोन भी बंद आ रहा है, ऐसा महालक्ष्मी की मां ने मकान मालिक को बताया। उसके बाद महालक्ष्मी की मां तुरंत ही महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी महालक्ष्मी के मां के पास भी होती है। जब मकान मालिक और महालक्ष्मी की मां महालक्ष्मी के घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भी अजीब सी बदबू आ रही होती है, जो कि महालक्ष्मी के घर से ही आ रही होती है। उसके बाद महालक्ष्मी की मां महालक्ष्मी के घर के दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी तेज गंध आती है, जिसके बाद वहां पर लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और लोग वहां से महालक्ष्मी के घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ये गंध बहुत ही तेज थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। कुछ देर बाहर बैठने के बाद लोगों ने फिर से हिम्मत जुटाई और वो वापस से महालक्ष्मी के घर के अंदर घुसते हैं। तो महालक्ष्मी के घर के अंदर घुसने पर देखते हैं कि फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और मांस के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर चारों तरफ बिखरे होते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। उसके बाद लोगों की नजर पड़ती है कि एक सूखी खून की लकीर जो कि अंदर ही रखे हुए फ्रिज के पास जा रही थी। लोग उस लकीर को फॉलो करते हुए फ्रिज के पास पहुंच जाते हैं और जब फ्रिज खोलकर देखते हैं तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लोग सीधा उल्टे पैर महालक्ष्मी के घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एक पल में फ्रिज के अंदर जो लोगों ने देखा था वो दिल दहला देने वाला था। फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर मकान मालिक अब तक सब कुछ समझ चुका था और उसने देर न करते हुए तुरंत ही पुलिस वालों को फोन करके फ्रिज की सारी हकीकत बताई। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले भी महालक्ष्मी के घर पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही महालक्ष्मी के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें भी बड़ी तेज गंध आती है, जिसके बाद पुलिस वाले खुद घर के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों द्वारा डबल मास्क मंगाया जाता है और डबल मास्क जब आ जाता है, डबल मास्क पहनने के बाद पुलिस वाले फिर से एक बार महालक्ष्मी के कमरे में चले जाते हैं। महालक्ष्मी के कमरे में जाते ही पुलिस वाले देखते हैं कि वहां का नजारा बहुत ही भयावह होता है। पुलिस वाले जैसे तैसे महालक्ष्मी के घर के अंदर फिर से चले जाते हैं और वो खून की सूखी लकीर को देखते हुए सीधा अंदर के कमरे में रखे फ्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पहले से ही थोड़ी खुली होती है। जब पुलिस वाले फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो फ्रिज के ऊपरी हिस्से में उनको 2 इंसानी पैर दिखाई देते हैं। उसके बाद जब वो बीच वाले खाने में देखते हैं तो मांस के टुकड़े फ्रिज के अंदर रखे हुए होते हैं। उसके बाद जब वो निचले खाने में देखते हैं तो वहां पर पड़ा होता है एक सर, जो कि उस घर में रहने वाली महालक्ष्मी का ही था। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, वो फ्रिज से हटकर घर के अंदर फर्श पर देखते हैं। पुलिस वालों की नजर जब घर में फर्श पर पड़ती है
और देखती है कि चारों तरफ खून खून के धब्बे और लाश के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे, तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले तुरंत ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करते हैं और उनको क्राइम सीन पर आने के लिए जल्द से जल्द कहते हैं। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। वो भी क्राइम सीन का नजारा देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का क्राइम सीन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के भी होश उड़ा रहा था। क्योंकि ऐसे क्राइम सीन में सबूत को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम मुर्दाघर के स्टाफ को बुला लेती है। कुछ देर में वहां पर मुर्दाघर के स्टाफ भी आ जाते हैं और मुर्दाघर के स्टाफ फर्श से लेकर फ्रिज तक जितने भी मांस के टुकड़े, जितने भी लाश के टुकड़े होते हैं, उन सब को बटोर लिया जाता है, उनको सब जगह इकट्ठा किया जाता है और पुलिस वाले द्वारा उस लाश के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया जाता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी की ऐसी भी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि महालक्ष्मी की इतनी बेदर्दी से हत्या करने के बाद महालक्ष्मी के इतने टुकड़े किए गए। महालक्ष्मी की लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को बटोरते वक्त पुलिस वाले ये अंदाजा लगा लेते हैं कि लगभग महालक्ष्मी के शरीर के 30 से 40 टुकड़े किए गए हैं। अब पुलिस वालों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर महालक्ष्मी की ऐसी भी किसी से क्या दुश्मनी रही होगी कि महालक्ष्मी की इतनी बेरहमी से हत्या की गई और उसके लाश के 40 टुकड़े किए गए। पुलिस वाले महालक्ष्मी के घर की छानबीन करते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाए जिससे महालक्ष्मी के कातिल का पता लगाया जा सके। छानबीन के दौरान पुलिस वालों को महालक्ष्मी का फोन उसके बेड पर मिलता है। मोबाइल की जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि महालक्ष्मी के मोबाइल फोन पर 2 सितंबर के बाद ना तो कोई फोन आया है और ना ही इस फोन से किसी को फोन किया गया है। अब पुलिस वाले अपनी आगे की जांच में जुट जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले महालक्ष्मी की मां से पूछताछ करते हैं। महालक्ष्मी की मां पूछताछ में बताती है कि दरअसल उनका परिवार 2019 तक नेपाल में ही रहता था। 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक लड़के से करा दी जाती है, जो कि नेपाली मूल का ही था। उसके बाद महालक्ष्मी और हेमंत दास शादी के बाद अपनी जिंदगी संवारने के लिए नेपाल से बेंगलुरु आ जाते हैं। बेंगलुरु में आने के बाद वो पहले तो किराए पर मकान लेते हैं। उसके बाद हेमंत दास एक मोबाइल शॉप में काम करने लग जाता है, तो वहीं महालक्ष्मी एक मॉल में ही सेल्स वुमन का काम करने लगती है। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से मजे से कट रही थी। उसके कुछ साल बाद महालक्ष्मी को एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है। बेटी के पैदा होने के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दास बहुत ही खुश थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया और कुछ साल के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दास के बीच कुछ नोक-झोंक होना शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में महालक्ष्मी और हेमंत दास अलग हो जाते हैं। महालक्ष्मी के अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी मां के पास रहने के लिए चली जाती है। महालक्ष्मी से अलग होने की वजह थी लव ट्रायंगल। दरअसल हेमंत दास को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक अशरफ नाम के एक लड़के से, जो कि एक हेयर ड्रेसर था, उससे महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था। और जब हेमंत दास को ये बात का पता चला तो हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच काफी बहस होती थी, जिसके बाद हेमंत दास और महालक्ष्मी अलग अलग हो गए और वो अलग अलग रहने लगे। महालक्ष्मी अपनी मां के घर रहने के लिए चली गई और कुछ महीने रहने के बाद लगभग 5 महीना पहले बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके में किराए के मकान में महालक्ष्मी रहने लगी। महालक्ष्मी वहां पर किराए के मकान में अकेली ही रहती थी। हाँ, लेकिन हर 15 दिन और 20 दिन में महालक्ष्मी हेमंत दास के घर अपनी बेटी को देखने जरूर जाया करती थी। हेमंत दास अशरफ नाम के लड़के के ऊपर शक जताता है कि हो सकता है महालक्ष्मी की हत्या उस अशरफ ने ही की हो। अब पुलिस वालों की शक की सुई अशरफ की तरफ चली जाती है। उसके बाद अशरफ को पुलिस वाले बुलाते हैं और उससे घंटों पूछताछ की जाती है। अब पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। उसके बाद पुलिस वाले हेमंत दास को और अशरफ को दोनों से पूछताछ करती हैं। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को कोई भी ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता जिससे उन दोनों पर शक किया जा सके। इसके अलावा पुलिस वाले महालक्ष्मी की मोबाइल कॉल की सीडीआर भी निकलवाते हैं और उसकी कॉल डिटेल्स की छानबीन भी करते हैं कि उससे कातिल का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी
पुलिस वालों के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे ये शक जताया जा सके कि हेमंत दास या फिर अशरफ ही महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। उसके बाद पुलिस वालों को किसी तीसरे अज्ञात शख्स पर शक होता है। पुलिस की पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया था कि दरअसल महालक्ष्मी जब यहाँ पर अकेली रह रही थी तो वह बहुत ही बिजी रहती थी। वो ज्यादा किसी से घुली मिली नहीं थी। वो पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। महालक्ष्मी सुबह 9 बजे ही अपने काम पर निकल जाया करती थी और लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात को अपने घर आती थी। पुलिस को महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने बताया कि जब महालक्ष्मी आती और जाती थी तो एक अजनबी शख्स उसको पिक और ड्रॉप करने के लिए आता था। अब पुलिस वालों को उस अजनबी शख्स पर शक होता है। उसके बाद पुलिस वाले महालक्ष्मी के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं ताकि पुलिस वालों को उस अजनबी शख्स के बारे में कुछ पता चल सके। और आखिरकार पुलिस वालों को उस अजनबी शख्स के बारे में पता चल जाता है और पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि महालक्ष्मी का कत्ल उसी ने किया हो। पुलिस वाले आरोपी की तलाश कर ही रहे थे कि महालक्ष्मी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस वालों के सामने आ जाती है और पोस्टमार्टम के अनुसार महालक्ष्मी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद उससे 30 से 40 टुकड़े उसके लाश के नहीं किए गए थे बल्कि उसकी लाश के 59 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद पुलिस वाले छानबीन में यह अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि महालक्ष्मी की हत्या महालक्ष्मी के घर में ही की गई हो, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है कि बाहर महालक्ष्मी की हत्या करके महालक्ष्मी की लाश को महालक्ष्मी के घर तक लाया जा सके, क्योंकि वो इलाका काफी भीड़ भाड़ था और महालक्ष्मी का घर 3 मंजिला इमारत में पहले मंजिल पर था। तो ये मुमकिन नहीं है कि उसकी लाश को इतनी ऊपर तक ले जाया जा सके। इसके अलावा महालक्ष्मी की जो बेरहमी से हत्या की गई थी और उसकी लाश के इतने टुकड़े किए गए थे जिससे पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि दरअसल ये कातिल महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद वो कई घंटों तक महालक्ष्मी के घर में ही रुका हुआ था। अब पुलिस वालों को उस तीसरे अजनबी शख्स का पता चल जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसका नाम उजागर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उसका नाम उजागर करने के बाद कातिल अलर्ट हो जाए। उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि कातिल का परिवार मुंबई में रहता है, तो तुरंत ही वो मुंबई कातिल के घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को आरोपी का भाई बताता है कि उसका भाई, जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय होता है, वो कुछ दिन पहले अपने घर पर आया हुआ था और उसने अपने भाई को बताया कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। पुलिस वालों के अनुसार मुक्ति रंजन रॉय ने अपने भाई के सामने अपने जुर्म को कबूल किया था कि उसी ने महालक्ष्मी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि कातिल मुक्ति रंजन रॉय दरअसल उड़ीसा में है और पुलिस वाले मुक्ति रंजन रॉय को पकड़ने के लिए उड़ीसा रवाना हो जाते हैं। महालक्ष्मी मर्डर केस में लोग इतना नहीं चौंके जितना तब चौंके जब उनको पता चला कि जब महालक्ष्मी के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो महालक्ष्मी का हत्यारा मुक्ति रंजन रॉय ने आत्महत्या कर ली थी। उसके साथ ही पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जो कि मुक्ति रंजन रॉय ने ही लिखा था और उसने अपनी सारी बातें, महालक्ष्मी की हत्या की सारी बातें उसमें लिख कर रखी थी और उसमें यह भी बताया कि आखिर महालक्ष्मी की हत्या उस मुक्ति रंजन रॉय ने क्यों की। दरअसल मुक्ति रंजन रॉय के सुसाइड नोट के मुताबिक मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी एक ही कपड़े के शोरूम में काम किया करते थे। काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के सामने आए, दोनों में दोस्ती हुई और दोनों में प्यार हो गया और उसके बाद दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। उसके बाद मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि दरअसल महालक्ष्मी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, जबकि मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था। बस इसी बात को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय में बहस होती रहती थी और कई बार तो झगड़े भी होते थे। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि महालक्ष्मी की शादी के दबाव को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और फिर एक दिन मुक्ति रंजन रॉय ने गुस्से में महालक्ष्मी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद महालक्ष्मी के शरीर के कम से कम 59 टुकड़े किए और उनके शरीर के टुकड़े को मुक्ति रंजन रॉय ने फ्रिज में भर दिया और वहां से फरार हो गया। शुरू में पुलिस वालों को महालक्ष्मी की हत्या का शक उसके पति हेमंत दास और अशरफ नामक लड़के पर था,
लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हत्यारा आरोपी कोई अजनबी शख्स यानी कि मुक्ति रंजन रॉय है। और जब तक हत्यारे मुक्ति रंजन रॉय को पुलिस वाले पकड़ लेते तब तक मुक्ति रंजन रॉय ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, जिस तरह से महालक्ष्मी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी और उसकी लाश के 59 टुकड़े किए गए थे, शायद ही ऐसा कोई केस आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु में महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर आप भी क्राइम स्टोरी सुनने के दीवाने हैं और आप लोगों को भी क्राइम स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं